आज हम लोग केमिस्ट्री का जो हम लोग रसायन शास्त्र का जो क्लास है हिंदी में माध्यम में, उसमें हम लोग आज मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में भी क्या होगा तुमको ज़रूरत पड़ता है, और केमिस्ट्री का बहुत ही आधारभूत चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है तुमको मोल संकल्पना, इसको लिखते हैं मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। ये फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तुम्हारा जो किताब है एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है, पहला चैप्टर में ही है मोल कंसेप्ट। तो मोल जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का गिनती करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग दर्जन का सहारा लेते हैं, तो एक दर्जन में कितना होता है, जैसे कि 12 अंडा होता है, 12 पेंसिल भी हो सकता है, 12 कलम भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि एक स्कोर को 20 कहते हैं, एक दर्जन में जैसे क्या हो गया तुमको 12 गो, तो एक स्कोर में 20 और एक ग्रॉस में 144 गो होता है। तो ये सब भी मतलब संख्या को गिनने का तरीका हुआ। और संख्या को गिनने का तरीका, तो एक तुमको जो है परमाणु तो बहुत छोटे होते हैं, तो किसी भी चीज़ में इसकी गिनती अगर तुमको एक सामान्य द्रव्यमान रखें तो उसमें उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम लोग मोल कहते हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, परमाणु जब छोटे होते हैं तो अणु, आयन ये सब भी छोटे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटे होते हैं। तो इन सबों का गिनती करने के लिए एक मतलब कि एक जो नई इकाई की हमें आवश्यकता पड़ी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। तो एक तरह से मोल क्या हो गया, मोल संख्या को गिनने की एक इकाई भी हुई, तो मोल क्या हो गया। फिर इस मोल का हम लोग द्रव्यमान के साथ संबंध भी जोड़ के देखेंगे। ये जो संख्या इस ढंग से रखा गया है कि इसको द्रव्यमान से भी हम लोग रिलेट कर सकें, और इसीलिए इसका महत्व द्रव्यमान के साथ भी है, और द्रव्यमान के साथ साथ गैस के लिए इसका जो है उसके आयतन से भी इसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार मोल एक बहुत ही आवश्यक कंसेप्ट बन जाता है रसायन वगैरह के लिए। तो विज्ञान में, रसायन विज्ञान में मोल एक गिनती का, द्रव्यमान को समझने का या आयतन को भी जानने का एक बहुत ही आधारभूत चीज़ है। तो मोल को समझने के बाद बहुत से क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको भी बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से क्या करना होगा, तुम्हें मोल को समझो। तो अभी मोल के बारे में जो एक जानकारी दी गई, तो मोल क्या है, एक संख्या है। तो एक मोल में जो कि है, एक मोल बराबर होता है कितना, अभी एक संख्या लिख रहे हैं, देखो, एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 पावर 23 गुना 10 पावर 23। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा संख्या हो गया। तो इसमें जैसे तुम कहो क्या कौन सी, मैंने इतना बड़ा, इतना कौन सी, तो इतना तुम जिसको गिन लो। मतलब से कि मैंने कहा कि दर्जन में तुम अंडा गिन सकते हो, दर्जन में पेंसिल गिन सकते हो, कलम गिन सकते हो, कॉपी गिन लेते हैं हम लोग, 1 दर्जन कॉपी दीजिए। तो आप जिसको चाहिए उसको गिनिए, ये तो संख्या है। एक मोल, जो भी चीज़ इतना आ जाए इतना, उसको एक मोल कर दीजिए। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 कहते थे, 1 मोल में इतना। लेकिन यह इतनी बड़ी संख्या है कि क्या पूरे विश्व के में जितने की कलम हो, पेंसिल हो या अंडा हो, सबको एक जगह रख कर दें तो भी क्या 1 मोल पूरेगा। तो तुमको लगता होगा कि विश्व में तो बहुत से जनसंख्या है, बहुत से लोग, सबके पास कलम है, तो काहे 1 मोल पूर जाएगा। तो जहां तक कि इसकी गिनती का जो कि तुम देखोगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इस बात को, इस संख्या के बारे में देखें तो ये 6.022 × 10⁻23, याद करो इस संख्या को। तो ये जो संख्या है, यह संख्या 10 पावर 23 है। अब देखो तुम्हारे, तो ये कितना बड़ा है, विश्व की जनसंख्या तुम जानते हो, तुमको तो हर जगह आदमी ही दिखता है, लेकिन फिर विश्व की जनसंख्या कितनी है वो भी देख लो तुम, इसके सामने कितना छोटा चीज है ये भी समझ लेगा। भारत की जनसंख्या मान लेते हैं हम लोग 125 या 135 करोड़ मानते हैं, 135 करोड़ लोग यहाँ पे कहते हैं कि रहते हैं। तो ये कितना हुआ, 135 करोड़। 1 करोड़ में कितना पावर होता है तुमको, 1 करोड़ में 10 पावर 7 पावर होता है, 10 पावर 7 पावर होता है, इतना हुआ, इतना पर लोग रहते हैं।
1 करोड़ में 10 पावर 7 पावर, तो कितना पावर गया? अगर 1.35 भी करें तो 2 अंक बढ़ेगा इसका, 1.35 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 2 अंक इधर बढ़ के 9 पावर हो गया। इधर से इधर दशमलव खिसकाते हैं, यहाँ नहीं है तो सब 105 के बाद है तो 2 अंक खिसक गया, तो इधर 2 पावर बढ़ गया, तो 9 पावर हुए। तो जाहिर है कि इतने लोग हैं और विश्व की जनसंख्या इसकी 7 गुनी है, तो 7 गुनी है तो लगभग इस 7 से गुना करोगे तो 10 हो गया, तो 10 हो गया तो कितना हो गया? विश्व की जनसंख्या मतलब 10 पावर 10 हो गया। विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? विश्व की जनसंख्या, तो प्रत्येक आदमी को अगर 10-10 कलम होगा तो 10 गुना 10 पावर 10, तो कुल कलम कितना विश्व में हुआ? 10 पावर 11। देखो एक आदमी को 10-10 हुआ तो 10 1 के पावर बढ़ा। तो इतना बात तो लगभग समझ में आ गया कि पूरे विश्व में जितना कलम होगा वो 1 मोल का कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अंश नहीं होगा। तो जाहिर है कि कलम की गिनती में इसका उपयोग करने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि यह इतनी बड़ी संख्या है कि सामान्य कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में, उसकी गिनती में इसका कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है और उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि ये इतना बड़ा संख्या है, जैसे कि करोड़ अरब में 9 करोड़ में 9 अंक लिखोगे, फिर अरब होगा तो 11 अंक लिखोगे, खरब होगा तो 13 अंक लिखोगे। अब उसके बाद तो गिनती भी लोगों को नहीं आती है, तो खरब के बाद 13 अंक ही गए, तो ये तो अभी 23 अंक जाना तो क्या है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब यहां तक लोग गिनती भी नहीं जानता है, ये इतनी बड़ी संख्या है। तो इसमें हम लोग जनरली क्या गिनते हैं? परमाणु वगैरह इतने छोटे होते हैं कि उसे हम लोग आंख से देख नहीं पाते हैं। तो जब इतने परमाणु मिल जाते हैं एक साथ, तब हम लोगों को एक अच्छा मात्रा उसका बनता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस संख्या को इस संख्या में किसकी गिनती करेंगे? सामान्यतः हम लोग इसमें गिनने का किसी चीज को गिन सकते हो, लेकिन उस किसके लिए उपयुक्त है? अणु, परमाणु, आयन। आयन कैसे बनते हैं पता है ना? परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने या उसमें इलेक्ट्रॉन देने से आयन बनते हैं। धनायन और ऋणायन 2 तरह के आयन बनते हैं। तो खैर इसकी चर्चा करेंगे इत्यादि। इलेक्ट्रॉन वगैरह को भी गिन सकते हो, या किसी भी चीज को गिनने में कोई रोक नहीं है, लेकिन यह सुविधाजनक इसके लिए होगा, क्योंकि परमाणु अणु इन समूहों की संख्या बहुत कम है, मतलब बहुत अधिक संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि वह बहुत ही छोटे होते हैं। तो 1 मोल बराबर इतना संख्या, इस संख्या को निकालने का श्रेय एक वैज्ञानिक को जाता है जिसका नाम है एवोगाड्रो। तो इसलिए इस संख्या को हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या, इसका संकेत होता है n और a से एवोगाड्रो। दैट्स इक्वल टू कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुना 10 पावर 23। तो इस संख्या को याद कर लेगा। तो अब जैसे कि तुमको संख्या में कहेगा, कोई कहेगा कि मेरे पास 1/10 मोल है, तो कितना है मेरे पास संख्या? तो उसको संख्या तो 1 मोल में इतना, तो 1/10 मोल में कितना, 10 मोल में कितना, गिनती कर सकते हो। जैसे 1 दर्जन में कितना उसके पास 120, 10 गुना 12 होगा। तो उसी प्रकार मोल भी उसी तरह से संख्या है, तो उसको गुना करते जाइए। जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप गुना करिए, आपका क्या होगा? संख्या पता चल जाएगा। चाहे कोई संख्या दे देगा, इतना संख्या है मेरे पास, बताओ कितना मोल है। जिस तरह 12 अंडा का 1 दर्जन जैसे करते हैं, उसी तरह से इतना संख्या बराबर 1 मोल, तो जितना आपके पास संख्या है उसको मोल में बदल दीजिए। तो एक तरह से जैसे बदलते हो सामान्य, मतलब एक नियम से क्या कर दोगे? उसको बदल दोगे। तो समझ गया होगा कि अगर 1 मोल में इतना संख्या है तो 20 मोल में कितना होगा? तो 20 से इसमें गुना कर देंगे। अगर कहेगा इतना संख्या का 1 मोल होता है, तो जितना भी संख्या आपके पास है उसमें कितना मोल होगा, तो उतना भाग लग जाएगा। मतलब कि अगर संख्या दिया हुआ है, मोल निकालना, तो क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। मोलों की संख्या बराबर दी गई परमाणु अणुओं की संख्या बटे 6.022 का 10/23। ये सूत्र हो जाएगा तुम्हारा। तो सूत्र जानने के बजाय उसको क्या करना पड़ेगा तुमको? एक नियम से बनाओ। एक नियम से बनाने का क्या हुआ? ये चीज 1 मोल बराबर इतना, या इतना अणु परमाणु बराबर 1 मोल, जो सुटेबल है एक नियम है, उसको पलट के बना लो। इसलिए सूत्र से बनाने के बजाय अपना बेसिक नियम से बनाओ। इसी से होगा इसका। तो ये तो संख्या के बारे में तुमको समझ में आ गया कि ये क्या है, तुमको ये संख्या है। अब ये जो संख्या रखा गया होगा, मान लेते हैं कि 6.022 का 10/23 रखा, 22 पावर भी तो रख सकता था, या 6 के बदला 5 भी रख सकता था। आखिर यही संख्या क्यों रखा गया?
तो इसकी क्या अहमियत है? तो इसकी क्या अहमियत है, इसको हम लोग जानने के लिए देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान पढ़ते हैं। मतलब संख्या तो जैसे कि बहुत संख्या होती है, ये बात तो मैंने कहा परमाणु अणु सब छोटे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही संख्या क्यों 6.022 में 10 पर 23 क्यों? उसमें 24 भी हो सकता था, 22 भी पावर हो सकता था, या 6 का बदला 5 भी हो सकता था। तो यही संख्या को क्यों लोगों ने, एवोगाड्रो ने क्यों चुना, या लोगों ने क्यों चुना, वैज्ञानिकों ने, इससे क्या लाभ है? तो इसको समझने के लिए हम लोग अब पढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान को पढ़ते हैं, और तब इसके साथ इसको रिलेट करके देखते हैं, इसके साथ इसको मिला के देखते हैं, तब समझ में आएगा कुछ ये क्यों इसको चुना गया है। तो चलो हम लोग अभी पढ़ते हैं पहले परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का इंग्लिश क्या हो गया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो इसके नाम से तो अर्थ लग ही रहा होगा कि परमाणु के द्रव्यमान को एक परमाणु का द्रव्यमान को परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे। तो परमाणु छोटे होते हैं, इसलिए इसकी एक विशेष इकाई है इसके द्रव्यमान को मापने के। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसके द्रव्यमान को मापने की विशेष इकाई बनाई गई है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट हुआ इंग्लिश, एएमयू कहते हैं। इसे अब एकीकृत द्रव्यमान इकाई भी कहते हैं। इसे अब एकीकृत द्रव्यमान इकाई भी, एकीकृत द्रव्यमान इकाई, इसको संकेत होता है यू भी कहते हैं। एक U बराबर क्या था? 1/12 गुना C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया। कार्बन 12 जो C12 का मतलब कार्बन के 12 समस्थान। कार्बन 2-3 द्रव्यमान में संख्या में पाया जाता है, जब 12, 13 और 14। तो कार्बन का इसमें से सिर्फ 12 वाला का द्रव्यमान को एक U कहा जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या हो गया? कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एकीकृत द्रव्यमान इकाई कहते हैं। उसको भाषा में लिख सकते हो। इसका 1/12वां भाग को क्या कहेंगे? एक द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो एक U बराबर क्या हो गया? इसको परिभाषा में लिखेंगे तो परिभाषा लिखते हैं, कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग एक U कहलाता है। यही बात हो गया। गणित में हुआ, हिंदी में हो गया, भाषा के रूप में हो गया, एक ही चीज है दोनों। एक U बराबर क्या हुआ? 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा तुमको, वो कितना होगा? तो कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान तुमको निकालते हैं हम लोग। कार्बन का एक 12 समस्थानिक है, तो उसका द्रव्यमान पहले जो निकाला गया था, हाइड्रोजन को 1 माना गया, तो उसके अनुपात में कार्बन 12 वाला को क्या मान गया? 12 U मान लिया गया।
तो 12 द्रव्यमान हो गया। उसके बाद तुमको 12 हो गया, फिर उसी के बाद हर किसी को उसी के तुलना में निकाला गया था। लेकिन बाद में जब ये ऐसा विधि भी लोगों को चुंबकीय क्षेत्र इन सबों के द्वारा मिला, जिसमें कि उसकी द्रव्यमान की गिनती की जा, द्रव्यमान को, एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या किया जा सका, नापा जा सका। तो उसके बाद देखा गया कि अब जबकि उसको अगर यू में व्यक्त करते हैं, एक परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग व्यक्त करते हैं यू में, जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 12 यू। अगर एक कार्बन का मैंने एक यू बराबर 1/12 गुना कार्बन का एक परमाणु, तो ये 12 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 12 यू हो गया तुम्हारा, तो 12 यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हें, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यू हुआ, ऑक्सीजन का क्या जाता है 16, हाइड्रोजन का हो जाता है तुमको 1.1 होता है तुम्हारा, जैसे वो एक दो समस्थानिक मिलके बनते तो वो अलग अलग भी हो जाता है। ये तुमको क्या हो गया, इसको हम लोग यू में नापते हैं, यू में नापते हैं। इसका जैसे कार्बन जैसे हैं 12 समस्थानिक है यहाँ पर, तो कार्बन के 12, 13, 14 तीनों समस्थानिक मिलते हैं, और प्राकृतिक जो कार्बन मिलता है, जो प्रकृति में मिलता है, वो तीनों के मिलकर के बनता है। ऐसे अन्य तत्वों के साथ भी होता है। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं एक औसत परमाणु द्रव्यमान हम लोग कहते हैं, तो एक औसत परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया होगा ही, और इसको फिर मोल से रिलेट करेंगे अभी थोड़ा देर में। इसको नोट कर लो, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट करो, इसको कॉपी में लिखो, और न्यूमेरिकल वगैरह ये सब का बनाओगे। जो किताब है तुमको आज मोल बता दे रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक है उससे ही बनाओगे, और तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी क्वेश्चंस दिए होंगे, वहां से भी बना सकते हो। राइस ट्यूटोरियल पे तुमको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें तुमको जो है सबके क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और तुम उसमें भी जा करके बना सकते हो। तो राइस ट्यूटोरियल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। और उसके में जहाँ जिसको दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट को पढ़ने में, समझने में, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हमसे उसमें जो है तुमको अपना समझ करके पर्सनली भी हमसे बात कर सकते हो, जिससे कि हम जो समस्या है, जो भी पर्सनली हमसे मदद लेना है पढ़ाई में, तो वो भी ले सकते हो तुम। और उसमें लाइव क्लास भी है, डाउट जहाँ पे है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से उस ऐप के द्वारा को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। जहाँ ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ में तुम्हें अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी भी टॉपिक पे समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान पढ़ा और मोल के बारे में पढ़ा। तो एक मोल में कितना नंबर हो गया याद कर लो। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23। और परमाणु द्रव्यमान का एक इकाई हम लोग बताए, एकीकृत द्रव्यमान इकाई जिसे यू अब कहते हैं, वह क्या होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। तो इस तरह से दो चीज अभी बताएं। अभी तुमको थोड़ा सा एक औसत परमाणु द्रव्यमान बताते हैं, उसके बाद फिर इसको मोलर द्रव्यमान पर आएंगे, औसत द्रव्यमान। तो ये जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान, इनफैक्ट औसत परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु जो है विभिन्न एक जो प्रकृति में जो परमाणु होते हैं वह विभिन्न समस्थानिकों के मिलने से बनता है। समस्थानिक मतलब अलग अलग परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अतः एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। एक परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान कहता है। जैसे कि तुमको कार्बन का है, तुमको उदाहरण के लिए
एक कार्बन का तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में डाटा है, जहाँ तक मुझे भी शायद याद है, देखो डाटा शायद लिखते हैं। कार्बन का जैसे समस्थानिक यहाँ हुआ, समस्थानिक यहाँ पर है तुमको प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे जैसे कि 12 है, 12 का जहाँ तक है मुझे याद आता है, शायद मुझे तुम्हारी किताब में है, देख लोगे 98.892 ऐसा है। एनसीईआरटी बुक देखो उसमें तुमको दिया हुआ है। 13 का दिया हुआ है तुमको 1.108 और 14 का है लगभग नगण्य है 2 गुना 10⁻−10 ऐसा है। तो इतना प्रतिशत है, इस सब का प्रतिशत में दे दिया। तो अब कहा गया है कि औसत परमाणु द्रव्यमान बताइए क्या होगा परमाणु का। तो कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का अब औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा? ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। औसत परमाणु द्रव्यमान तो देखो 12 वाला का है 98, तब इसको गुना कर दो, 12 गुना कितना कर दो 98.892 जोड़ 13 में कितना गुना कर दोगे 13 गुना हो गया तुमको 1.108 और प्लस 14 गुना 2 गुना 10⁻−3, 2 गुना 10⁻−3 बटे 100 ये तुमको जहाँ तक ये द्रव्यमान प्रतिशत नहीं है, ये प्रतिशत उपलब्धता है। ये प्रतिशत क्या है? ये इतना प्रतिशत पाया जाता है, इसका इतना प्रतिशत उपलब्धता है। ये द्रव्यमान प्रतिशत नहीं होकर यह क्या है? प्रतिशत उपलब्धता, मतलब उपलब्धता इतना प्रतिशत। ये 12 वाला का इतना पाया जाता है, 13 वाला इतना, 14 वाला इतना, ऐसा हुआ। तो इसको क्या किए तो प्रतिशत उपलब्धता है तो इतना 12 गुना इतना इसको गुना कर दिए, सबका द्रव्यमान का जोड़ हो गया ही। और 100 तुमको था तो 100 परमाणु हो गया तुम्हारा 100। जैसे 100 परमाणु में 98.192 किसका होगा 12 वाला का, 1.108 13 वाला का, 2 गुना 10⁻10 किसका हो गया 14 वाला का होगा। तो इसको जो है तो इसका मतलब 100 परमाणु का द्रव्यमान अगर होगा तो इतना होगा, तो 100 से भाग दें तो एक परमाणु का औसत द्रव्यमान निकल जाएगा हमको। 100 परमाणु में 98.892 12 वाला का है, 1.108 किसका 13 वाला का और 14 वाला का 2 गुना 10 नगण्य है लगभग। कार्बन 14 जो कि कार्बन डेटिंग सिस्टम वगैरह में भी उपयोग किया जाता है, कार्बन जो कि जिससे कि हम लोग उम्र वगैरह का पता करते हैं फॉसिल का, तो खैर उसकी चर्चा कभी करेंगे। तो इसका जो अभी जो द्रव्यमान इसका आ जाएगा तो 12.011 U आ जाएगा। तुमको गुना करके देखे नहीं लेकिन तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है तो यही आ जाएगा तुम्हारा। इसको गुना करके उसको 100 से भाग करोगे तो इतना आ जाएगा। तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, जो हमने समझाने के लिए बता दिया। और एक तुम्हारा एक जो एक्सरसाइज है, जो पहला अध्याय जो तुम्हारा एनसीईआरटी का है उसमें एक्सरसाइज में एक दिया हुआ है क्लोरीन का निकालने के लिए दिया हुआ, जिसमें 35 और 37 दो समस्थानिक दिए हुए हैं। अब प्रतिशत उपलब्धता उसकी दी हुई है तो उसमें जो है दोनों को गुना करके जोड़ के 100 से क्या कर लोगे भाग करके निकाल लोगे। एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो उसको बना लो। तो औसत परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया होगा, इसको निकाल सकते हो औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग जो है परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया। परमाणु जो ये परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ, एक परमाणु का द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के समस्थानिक होते हैं, जिसका 12 13 14 जैसे कार्बन के केस में था, जैसे क्लोरीन के केस में बताया 35 और 37 दो तरह के समस्थानिक मिलकर बनते हैं वो। तो इसी तरह से क्या होगा, इसलिए उसके जैसे हाइड्रोजन भी 3 तरह के समस्थानिक से मिलकर बनता है, जिसका कि परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो 1 2 और 3, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। याद करो नाम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या क्या नाम हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसको नोट कर लिया करो, इस सब चीज को तुम अपना लिख सकते हो जहां भी जानकारी है, क्योंकि मैंने बोल दिया तो तुम अपना कॉपी कलम में ये सब लिखो, कॉपी कलम लेके इसको पढ़ो और लिखो। और मैंने कहा कि ये तुम्हारा क्या होगा औसत परमाणु द्रव्यमान निकल गया तुम्हारा। एक परमाणु का द्रव्यमान U मात्रक में, U कितना होता है, एक कार्बन के 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग को हम लोग एकीकृत द्रव्यमान इकाई जिसे U से सूचित किया जाता है। तो अब है तुम्हारा, अब हम लोग देखने जा रहे थे इसको मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखो अब मोल से इसको जोड़ते हैं, देखो मोलर द्रव्यमान।
तो कार्बन का एक परमाणु तो बहुत छोटा होगा, तो कार्बन का एक परमाणु जब बहुत छोटा होगा तो कार्बन के जब एक मोल परमाणु को मिला देते हैं तो उसका द्रव्यमान जो है तुमको, जैसे कि कार्बन के केस में अभी हम लोग लिखे, कार्बन C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12U होता है। 12U ऐसा ही पढ़ा भी, क्योंकि एक U बराबर क्या होता है, 1/12 भागता है, इसका एक 12U हो गया। तो इसको तो एक परमाणु, यहां पर हमने लिखा है वर्ड एक मोलर द्रव्यमान का मतलब मोल से जुड़ा हुआ है, तो एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो कार्बन के C12 के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल का मतलब कितना परमाणु का द्रव्यमान हुआ ये, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान बराबर इसको 12 ग्राम कह देता है, ये 12 ग्राम। तो अब है कि कितना संख्या मिलकर के ये 12 ग्राम बनेगा, तो वह संख्या का निर्धारण किया गया और वही एवोगाड्रो नंबर जिसका नाम दिया गया। यह ऐसा ही इसको रखा गया है एक मोल में जो परमाणु की संख्या, जिससे कि ये कौन सी में कन्वर्ट, जब ये U से सीधा कौन सी में आ जाए, ग्राम में आ जाए। और यह संख्या कितना पाया गया, यह संख्या एवोगाड्रो ने पाया था कि 6.022 × 10⁻23 होता है। तो इसको इस ढंग से ही इस संख्या का चुनाव किया गया है कि यह 12U से सीधा किस में आ जाए, 12 ग्राम में आ जाए। तो यह बात समझ में आ गया होगा। फिर से इस बात को कहते हैं, देखो कार्बन के एक परमाणु का जो कि आनुपातिक भार था, एक दूसरे की तुलना करके पहले तत्व का परमाणु, जो परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया, पहले हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे, बाद में कार्बन के 12वां भाग से करने लगे, तो वह तो एक दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप से था। लेकिन बाद में पाया गया कि बाद में कार्बन का जो एक परमाणु का जब जैसे से तकनीक का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो कार्बन के या किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना संभव हो सका। तो उसमें उसको जब उसका द्रव्यमान देखा गया तो उसको ग्राम में अगर बदलना था, जैसे 12 करते थे, 12U का पहले लोग पढ़ रहा था, तो जब एक मोल उसको कर दिया, कोई तो एक संख्या हमको निकला, एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल गया और उसको ग्राम में बांटे, तो उसके बाद दोनों को भाग के क्या पता चल गया, उसका एक संख्या पता चला, जो संख्या कितना था, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो इसीलिए उस संख्या को 6.022 × 10⁻23 माना गया। तो बात समझ में आ गया होगा। तो एक मोल बराबर तब क्या मान लिया गया, तो एक मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान। तो एक यहां पर लिख देते हैं C12 के एक मोल का मतलब कितना संख्या, इसको मान लिया गया 6.022 × 10⁻23 परमाणु का, ये परमाणु ही माना गया मोल को, द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, 12 ग्राम हो गया। तो कार्बन 12 के अगर इसमें एक कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान एक एक नियम से समझ सकते हो कितना होगा ये, तो एक एक नियम से इतना परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा तुम्हें, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम बटे 6.022 × 10⁻23। तो एक U बराबर क्या हो गया, 1/12 गुना C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। बारह ग्राम बटे 6.022 × 10⁻23। तो 12 कट गया, तो एक U बराबर 1.66 गुना 10⁻24 भाग देके कर सकते इसको, इतना ग्राम आ जाएगा। तो ये तुमको ग्राम में भी रिप्रेजेंट हो गया, ये ग्राम में इतना आ गया। तो एक चीज तुमने गौर किया होगा, जो कि खैर ये तो तुम्हारा U का मान ग्राम में निकाल दिए, और तुमने एक बात क्या अभी नोटिस किया होगा कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो 12U होता है, लेकिन कार्बन को जब उसको ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वो एक मोल का द्रव्यमान हो गया। तो कार्बन का एक मोल का द्रव्यमान को कौन सा द्रव्यमान कहेंगे हम लोग, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान को क्या कहेंगे हम लोग, मोलर द्रव्यमान।
तो मोलर द्रव्यमान हो गया कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान, कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान तुम्हारा क्या हो गया, ये मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया, ये 12 ग्राम हो गया। तो 12 ग्राम इस द्रव्यमान को क्या कहते हैं, यही तुम्हारा क्या है इसका, ये मोलर द्रव्यमान है। ये क्या है तुम्हारा, इसका क्या नाम है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान। तो इस बात का मतलब हुआ कि अगर कोई कहा कि ग्राम में जब रिप्रेजेंट किया तो वो मोल के रूप में बताता, उसमें 1 मोल परमाणु होंगे, और यू में जब व्यक्त किया तो उसके 1 परमाणु हैं। जैसे कि इसी तरह का बात कह सकते हैं हम लोग अब किसके लिए, जैसे जो बात कार्बन के लिए कह रहे हैं उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान जो लगभग जो तुम्हारा होता है 15.999 लिखते हैं, लेकिन हम 16 याद करते हैं ना, 16 यू हुआ। तो हमारा मकसद है ये, उसको दशमलव का उतना जानना नहीं, 16 यू हुआ। तो इसी को जैसे अब कार्बन का, ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान हो गया 16 ग्राम, 1 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 16 यू। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम, 12 यू, और 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। और जैसे उसी टाइप से सब में यही बात लागू हो गया। तो इसको लिख सकते हो, इसको नोट करो, वीडियो को रोक करके इसको पीछे करके इसको नोट कर लो। तो कार्बन का क्या, अब देखो इस सब के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, इसी टाइप का चीज आणविक द्रव्यमान में भी हो जाएगा। जैसे कुछ एक क्वेश्चन देखो बताते हैं। ग्यारह 11.5 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु हैं, कितने Na परमाणु हैं, Na परमाणु हैं। तो आंसर हो गया, तो इतना होगा तुम्हें 11.5 ग्राम में। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 23। तो 23 अगर 1 परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे तो 23 यू, और 1 मोल का कहेंगे 23 ग्राम, जस्ट रिप्रेजेंट वही हो गया। तो अब इतना ग्राम में है तो हम लोग लिखेंगे कि 23 ग्राम जो होगा में 1 मोल, हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि देखो ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम में इस बात को 1 मोल का द्रव्यमान, सोडियम के 1 परमाणु का 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम, सोडियम का मोलर द्रव्यमान जिसको कह सकते हो, 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर 23 ग्राम हो गया, बराबर 23 ग्राम हो गया। तो मोलर द्रव्यमान होता है इसका 23 ग्राम। मोलर का मतलब ही हो गया 1 मोल का द्रव्यमान, 1 का होता है 23 यू। तो चूंकि यहां पर ग्राम में बात कर रहा था, हम ग्राम में बात करेंगे। तो अब लेकिन यहां पर निकालना है, ग्राम इधर आना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो परमाणु निकले। और 1 मोल में कितना परमाणु, 6 अवोगाड्रो संख्या बराबर। तो चूंकि नियम से इसको बनाते हैं, एक नियम से, तो क्या लिख देंगे 12 क्या कहता है 23 ना, 12 नहीं, कार्बन नहीं सोडियम, 23 ग्राम Na में 1 मोल की जगह पर लिख दो इतना परमाणु, 6.022 ना 10^23 Na परमाणु है, Na परमाणु है, Na परमाणु है। इसलिए 1 में कितना हो जाएगा 6.022 गुना 10^23 बटे 23 परमाणु। इसलिए 11.5 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.022 गुना 10^23 बटे 23 गुना 11.5। तो ये 2 से कट गया और ये भी 2 से कट गया, 3.011 गुना 10^23
3.011 गुना 10 पावर 23 परमाणु, ये परमाणु हो गया, इतना परमाणु हो गया, या आधा मोल भी कह सकते थे, मोल में लेकिन परमाणु में बात किया जा रहा है। तो ये इस तरह का प्रश्न बना सकते हो। इतना जैसे ग्राम में दिया हुआ, तो ग्राम को जस्ट अगर इतना ग्राम है तो ग्राम को मोल में बदल दिए। तो इस तरह का एक जैसे मोलों की संख्या का एक सूत्र भी आता है, ऐसे एक नियम से ही बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन मोलों की संख्या और एक सूत्र के रूप में अगर लिखें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या क्या हो गया, दिया गया द्रव्यमान जब ग्राम में होगा, दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटे मोलर द्रव्यमान बटे क्या हो गया इसका, मोलर द्रव्यमान। ग्राम में है तो इसका इतना मोल निकल गया, तो इतना क्या हो गया, मोलों की संख्या हो गई। और परमाणु निकाला तो मोल की संख्या में एक बार, एक मोल में कितना, एक मोल में जितना मोल निकला और 1/2 मोल हो गया। यहाँ पर जैसे क्या हो गया, दूसरी विधि से इसको बनाएंगे तो 1/11 में 5/23 1/2 मोल, तो एक मोल को संख्या बदल दो। इस ढंग से भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं हम लोग। मोलों की संख्या के सूत्र भी हो गया, मोलों की संख्या बराबर सूत्र हो गया। या ये एक नियम से बनाइए, एक नियम से शुरुआत में बना के समझो और बाद में होगा तो तुम आसानी से एक ही स्टेप में कर सकते। जैसे लास्ट स्टेप में डायरेक्ट हो गया, मोल निकल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन बनाओ तो इस ढंग से समझ के बनाओ, एक ही चीज, इसी पर प्रश्न रहता है। अब इसी में दूसरा प्रश्न क्या हो सकता था, जैसे कि तुमको इसमें ग्राम को कौन चीज बदलेगा, तुम्हारा ग्राम में जैसे था तो इसको मोल में परमाणु बदल दिया। अब कहेगा इतना कोई परमाणु का संख्या, इतना परमाणु का द्रव्यमान बताइए। जैसे एक और उदाहरण देते हैं इसका उल्टा करके, तो इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन है कैल्शियम के 3.011 गुना 10 पावर 20 परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो क्या होगा आंसर, इसको कैसे बनाएंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा 40 ग्राम। तो ग्राम में बात करेंगे इसको, तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको 40 ग्राम हो गया। तो इसको जैसे अब क्या लिखेंगे, अभी संख्या जो तुम्हारा ये तो इधर दिया हुआ है, तो इसको पलट के लिखेंगे। Ca का मोलर द्रव्यमान लिख लेते हैं पहले, मोलर द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम। जब ग्राम में रहे तो मोल पे काम करेंगे, 40 ग्राम। तो इसका मतलब 40 ग्राम में एक मोल, उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ग्राम तो इधर दिया हुआ नहीं ना अभी क्वेश्चन में, तो संख्या में दिया तो इसको इधर ऐसे ही लिखेंगे। चूंकि 6.022 गुना 10 पावर 23 Ca परमाणु का द्रव्यमान 40 ग्राम है, इसलिए कितना का निकालते हैं, इसलिए एक का कितना होगा थोड़ा 40/6.022 गुना 10 पावर 23 इतना ग्राम हो गया। इसलिए कितना है तुम्हारे क्वेश्चन में 3.011 गुना 10 पावर 20, तो क्या हो जाएगा इसका 40 बट्टे गुना 3.011 गुना 10 पावर 20 बटे 6.022 गुना 10 पावर 23। तो ये दो बार में कट गया तुमको, ये 2 बार में कटा और ये फिर 20 बार में कटा, तो 20 हो गया और पावर घट के -3 हो जाएगा। इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम था ना, तो ये हो गया तुमको 20 गुना 10 पावर -3, 20 में 23 गया तो 3 पावर बचा, तो 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम आंसर हो गया इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालना क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ग्राम में आ गया ये। अब इसी में कहेगा क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन है 80 यू में Ca के कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं 80 यू में Ca के कितने परमाणु हैं, तो क्या आंसर होगा, तो 40 यू बराबर होता है एक Ca के एक परमाणु, Ca के एक परमाणु का द्रव्यमान, इसलिए 80 यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 यू बराबर, इसलिए एक यू में कहते हैं 80 यू में ना 40 यू में एक हो गया, तो एक यू बराबर क्या हो गया 1/40, तो 80 यू बराबर क्या हो गया 1/40 गुना 40 यू गुना 80 यू बराबर 2 परमाणु।
तो देखो जब यू में रहेगा तो यू में रहेगा तो परमाणु पे काम कीजिए, और जब ग्राम में है तो उसको कुछ काम कीजिए, मोल पर। अगर यू में है तो क्या चीज पे काम करेगा, परमाणु की संख्या पर, और ग्राम में है तो मोल पर काम करना है। तो यही तुम्हारा हुआ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका काम हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, यू में रहे तो किस में काम करना, परमाणु पर काम करेंगे, और द्रव्यमान में रहे, ग्राम में रहे तो मोल पर काम करेंगे। तो इस प्रकार से तुमको समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो है आणविक द्रव्यमान पर बात करते हैं। तो इसे वो क्वेश्चन को और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, किताब से में भी है या अन्य कहीं से भी निकाल के बना सकते हो, या राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के उसमें भी प्रश्न मिल जाएंगे। अब है तुमको बात कर रहे थे यहां पर कि हम लोग आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान जो मॉलिक्यूलर मास होगा, तो एक अणु का द्रव्यमान तो U में हो जाएगा। अणु जैसे कौन कौन हुआ, अणु जैसे हुआ H2O, एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना है, अणु हो गया। CaCO3, CO2 इत्यादि, ये सब क्या हो गया, अणु का उदाहरण हुआ जिसमें एक से अधिक परमाणु है, ये क्या हो गए, अणु हो गए। तो एक से अधिक परमाणु से हो गया तो ये अणु कहलाता है। तो इसका द्रव्यमान जो होगा, एक अणु का द्रव्यमान जैसे हो गया, एक अणु का द्रव्यमान निकालना क्या है, जितना परमाणु है उसके द्रव्यमान को जोड़ दो, एक अणु CO2 का द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कार्बन को हो गया 12 जोड़ 16 गुना 2 बराबर 12 जोड़ 32 बराबर क्या, 44 U हो गया। और इसी को जब मोल में व्यक्त करेंगे तो जैसे क्या हो गया इसका, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान अगर कहेगा कोई, मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा तुम्हारा, 44 ग्राम हो जाएगा। ये जो अभी बात कर रहे थे, तो मोलर द्रव्यमान का मतलब CO2 के एक मोल अणु का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, एक मोल अणु का द्रव्यमान, एक मोल अणु का द्रव्यमान। तो जैसे अभी प्रश्न बना रहे थे, तो अगर परमाणु है तो परमाणु की तरह बात करेंगे 6.022 गुना 10⁻23, और अणु है तो अणु की तरह बात करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन जैसे कि तुम्हारा जैसे कि ये हो गया, इसी तरह से सबका अणु व परमाणु द्रव्यमान है, जैसे CaCO3 का निकालना है तो निकाल सकते हो। CaCO3 का कितना हो जाएगा, CaCO3 का अणु द्रव्यमान निकालते हैं, CaCO3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो ग्राम में लिख देंगे, और परमाणु आणविक द्रव्यमान सिर्फ कहेंगे आणविक द्रव्यमान तो ग्राम U में लिख देंगे। तो Ca का कितना हो गया, 40 होता है, याद करो। कार्बन का 12 जोड़ 16 गुना 3 तो बराबर हो गया 100। मोलर द्रव्यमान लिख देते तो ग्राम में लिख देंगे हम अब, और आणविक द्रव्यमान रहता सिर्फ मोलर नहीं रहता तो U में लिख देते। तो समझ गया होगा इसका। अब इसी का प्रश्न रहेगा कि जैसे कि तुम्हारा प्रश्न है, इसको मिटाते हैं, इसको लिख लो। आणविक द्रव्यमान का मतलब समझ में गया, जैसे परमाणु में था वैसे अणु में है। एक दो क्वेश्चन में दे देता हूं, उसका तुम क्वेश्चन बनाओगे अपना। क्वेश्चन हो गया, नौ ग्राम जल में उपस्थित अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या बताएं, एवं परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। चलो तो 9, तो आंसर बनाते हैं इसका। तो H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर 1 गुना 2 जोड़ 16 बराबर 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में कितना हो गया तुम्हें, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल अणु। तो चूंकि अब देखो अणु जब है तो अणु कहेंगे इसको, 18 ग्राम H2O में ये अणु है, जहां परमाणु है तो यही बात, परमाणु में 6.022 गुना 10 पावर 23 अणु उपस्थित हैं, 23 अणु उपस्थित हैं। इसलिए एक में कितना हो जाएगा,
6.022 गुना 10⁻23 बटे 18, इसलिए कितना में 9 ग्राम में 10⁻23 बटे 18 ग्राम गुना 9 ग्राम, तो ये हो गया तुमको 2, तो दैट इज इक्वल टू 3.011 गुना 10⁻23। ये अणु हुआ, ये अणु हुआ मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर तो अणु निकल गया, चूंकि अणु था तो अणु ही निकल जाएगा उसका मोल में। अब अणु में, एक अणु में कितना परमाणु है? देखो एक अणु H2O में क्या वो परमाणु है? एक अणु H2O में 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो एक अणु में 3 परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। अतः परमाणुओं की संख्या बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा? अभी 3 गुना 3.011 गुना 10⁻23, 9.033 गुना 10⁻23, ये तुम्हारा हो गया परमाणु। तो ये हो गया तुमको अणु और ये हो गया परमाणु, तो तुमको ये हो गया, इसका यही हुआ। तो मतलब क्या होगा तुम्हारा? अणु परमाणु का संख्या तुमको निकल गया। अणु, जैसे अणु निकालना था तो पहले अणु निकल गया, फिर एक अणु में 3 परमाणु, तो परमाणु भी निकल गया, तो अणु तक पूछेगा तो यहीं तक क्वेश्चन बन जाएगा। और कोई पूछा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखो एक अणु जल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और ऑक्सीजन में कितना होता है? जो परमाणु संख्या के बराबर होता है 8 होता है, तो 1 गुना 2 जोड़ 8 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए एक अणु में। तो अगर अणु का संख्या है मेरे पास 3.011 गुना 10⁻23, तो 10 से गुना करें उतना क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन निकले, उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो प्रोटॉन का एक अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालने जानता होगा, नहीं तो परमाणु जो अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसमें कि परमाणु संरचना, तो उसमें बताएंगे। ऐसे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान के परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो उसके आधार पर निकाल सकते हो। इसके आधार पर तुम क्वेश्चन भी दिया हुआ तुम्हारा, तो जो अध्याय तुम्हारा जो है एक्सरसाइज जो पहला का है उसका क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रतिशत संघटन, मोल के बारे में, और भी उसका जो मोल के आधार पर कैसे जुड़ा हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चन जिसको भी दिक्कत होगा वो हमसे संपर्क करके पूछ सकता है। तो इसी के साथ ही मोल का जो कुछ जानकारी था, जो बेसिक जानकारी था वो मैंने दिया, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए जो कंसेप्ट में क्लियरिटी के लिए काफ़ी था। और मोल का ऐसे संबंध तुमको द्रव आयतन से भी लिया जाता है, जिसकी भी चर्चा कर देंगे आगे। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा मोल का, जैसे कि तुम्हारा क्या होगा, एक आयतन जो होता है तुमको गैस का जो एसटीपी, जो कि बताएंगे जो पहला क्लास में एसटीपी के बारे में। एसटीपी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन, कोई भी आदर्श गैस होगा तो 22.4 लीटर होता है। इसको मोलर आयतन भी कह सकते हो, 1 मोल का आयतन, ये एक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोलर आयतन कह सकते हैं। 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। तो ये एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब समझते होगे, कितना ताप होता है? ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, और दाब होता है एसटीपी पर एक वायुमंडलीय दाब 760 mm पारा का दाब, या 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा इसका मान। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा, तो एसटीपी पर ये हो गया। तो इस पे अब जैसे इतना लीटर, 1 मोल में इतना लीटर होता है, 12.2 में कितना लीटर हो गया? तो 12.2 का मतलब 22.4 लीटर में 1 मोल किसी गैस का है, तो 12.2 में एसटीपी पर कितना हो गया? 1/2 मोल हो गया। इसके आधार पर भी क्वेश्चन, इसको मोलर आयतन कहते हैं। तो 1 मोल का आयतन, इस पे भी प्रश्न बना सकते हो मोल का। तो इसी प्रकार से तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। जो मैंने जानकारी लिख दिया है इसको नोट कर लो, और क्वेश्चन जो बनाए बना लो, और इसी के साथ लेक्चर खत्म करें। जहां भी दिक्कत हो तो कभी भी हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। राइट ऐप पर हमारा नंबर, मोबाइल नंबर ये सब दिया हुआ है, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो, या लाइव क्लास, वीडियो, डाउट क्लास, इन सबों के लिए भी उसमें मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।